मोहन के पास ममता नाम की एक गाय थी। वो उसके पास कई सालों से थी। उसके आने से मोहन की गरीबी दूर हो गई थी। उसका दूध बहुत ही मीठा और टेस्टी था, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, जिस कारण ना तो वो बच्चे दे सकती थी और ना ही दूध। लेकिन उसकी ही जनी दो बेटियां मीरा और राधा बच्चा खासा दूध देकर मोहन का घर चला रही थी। इस बात से आशा को गर्व होता है। मेरी बच्चियों, मुझे गर्व है कि तुम मालिक को अच्छा खासा दूध दे देती हो और मेरा नाम रोशन कर रही हो। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और उनके किसी काम की नहीं रही, लेकिन फिर भी वो मुझे मुफ्त में पाल रहे हैं। ऐसा नहीं है माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है वो तो हम दोनों मिलकर भी नहीं कर सकती। मालिक भी तो मेरे लिए कितना कर रहे हैं। वो चाहते तो मुझे कब का कसाई को सौंप देते, लेकिन वो मुझे मुफ्त में पाल रहे हैं। वो सचमुच मुझे कितना प्यार करते हैं। मोहन आशा गाय को बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि उसी की वजह से आज उसका दूध का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। मोहन हर सुबह मीरा और राधा से दूध लेता और शहर में ले जाकर बेच आता। एक रोज उसकी पत्नी खेत से चारा काट कर घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में जगमोहन व्यापारी मिलता है। नमस्ते सविता बहन, आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी ममता गाय अब बूढ़ी हो गई है, क्यों बेकार में उसका बोझा ढो रहे हो? तुम चाहो तो उसे बेच दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दे दूंगा। घर आकर सविता मोहन से इस बारे में बात करती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी ममता को किसी को नहीं दूंगा। उसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। वो हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। अब बस मैंने कह दिया ना, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। जब तक तुम उस बूढ़ी गाय को नहीं बेचोगे तब तक मुझसे बात भी मत करना। फिर सविता कई दिनों तक मोहन से बात नहीं करती और आखिरकार थक हार कर वो ममता को बेचने का फैसला कर लेता है। अगले दिन सविता उस व्यापारी को घर बुला लेती है। अरे राधा, देख तो ये कोई व्यापारी लगता है। इसके हाथ में रस्सी भी है। कहीं ये हम में से तो किसी को नहीं लेने आया? हो सकता है मीरा। नहीं मेरी बच्चियों, मालिक बहुत अच्छे हैं। वो हम में से किसी को नहीं बेच सकते। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ तुम सही कह रही हो, और भगवान न करे कि वो दिन कभी आए जब हम तीनों अलग हों, नहीं तो हम तीनों तो मर ही जाएंगे। व्यापारी सविता को 10,000 रुपए देता है, जिन्हें देख वो बहुत खुश होती है। लेकिन मोहन को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। ये कैसी औरत है जो घर की लक्ष्मी को ही बेचने पर तुली हुई है? मोहन उससे लिपट लिपट कर रोता है। मुझे माफ कर देना ममता, पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर तीनों गायों को बड़ा झटका लगता है। देखा माँ, आखिर मालिक ने तुम्हें बेच ही दिया। बड़ा भरोसा था ना तुम्हें उन पर। तुमने उनके लिए कितना किया, दूध के साथ अपना खून भी निचोड़ कर दिया। लेकिन अब इनकी घर गृहस्थी बन गई तो अब आप इनके काम की नहीं रही। कल को तो ये हमारे साथ भी यही करेंगे। अब क्या होगा माँ? ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा। सच कहते हैं माँ, इंसान को जिस चीज से फायदा होता है वो उसे ही रखते हैं, जिससे फायदा नहीं होता उसे नहीं रखते। सचमुच बहुत ही मतलबी होते हैं ये इंसान। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। जगमोहन व्यापारी ममता को अपने घर ले आता है और उसे खूब खिलाता पिलाता है। लेकिन ममता जानती थी कि वो उसे खिला पिलाकर एक दिन कसाई को बेच देगा और मोटी रकम कमाएगा। एक रोज वो जगमोहन और कसाई की बात सुन लेती है। ये लीजिए आपके पैसे, मैं कल आकर इसे ले जाऊंगा, ठीक है? उसी रात ममता खूंटे से छूटकर मोहन की गौशाला पहुंच जाती है, जहां मीरा और राधा उसे देख बहुत खुश होती हैं। ममता दोनों को गले लगाती है। सुबह जब मोहन ममता को देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। सविता, देखो तो कौन आ गया। कौन है जी? अरे ये ममता, ये बूढ़ी गाय वापस कैसे आ गई? इसको मुफ्त में खाने की आदत हो गई है। मैं अभी उस व्यापारी को बुलाती हूँ, नहीं तो वो हमसे पैसे न मांग ले। व्यापारी ममता को फिर से ले जाता है। इधर मीरा और राधा का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे वो बीमार हो गई। मीरा, राधा जब से बीमार हुई हैं, हमारा सारा धंधा चौपट हो गया है। खाना पीना सब छोड़ दिया है उन्होंने। बेवकूफ औरत, ये तो होना ही था। ममता की फटकार जो लगी है हमें, हमने उसे उसके बच्चों से अलग जो कर दिया। मैंने कहा था ना, वो हमारे लिए लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, उसके जाते ही लक्ष्मी भी हमारे घर से जा रही है। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। चलो हम चलकर अपनी ममता को वापस ले आते हैं। हम उस व्यापारी के पैसे लौटा देंगे। अगली सुबह जब वो दोनों ममता को लेने जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक कसाई ममता को लेकर जा रहा है। अरे कौन हो तुम, और हमारी ममता को कहाँ ले जा रहे हो?
तुमसे मतलब? अरे मैंने दुगने दाम देकर इसे खरीदा है। ये लो, ये उसके भी दुगने दाम है, इन्हें रखो और हमारी ममता को हमें वापस करो। ठीक है भाई, मुझे इससे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। वो कसाई को दुगने पैसे देकर वापस ले आते हैं। ममता, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। अब मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगी। हाँ ममता, हमें माफ कर दो। तुम हमारे घर के सदस्य हो और हमारे साथ ही रहोगी। ममता की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर आकर मीरा और राधा जब अपनी माँ को देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और ममता के गले लग जाती हैं। उसके वापस आने से मीरा और राधा अब चारा खाने लगी और 2 दिन में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और अब पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी। मोहन का व्यापार फिर से बहुत अच्छा चलने लगा। सविता भी ममता को खूब लाड करती, साथ ही उसकी खूब सेवा भी करती। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अजी सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो, ये लो खोलो। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते। और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ। एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ। देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर। ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूँ, अपना ऑटो बेच देता हूँ। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुँचता है। भाई मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप। ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे केबिन में लेकर आओ। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ। प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहाँ से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहां राजेश के पास पैसे न होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है,
हर माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुंचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, अब मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयां जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है।